हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है ग्रामीण समाज में विकास परिवर्तन। तो यहाँ पे गांव की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं उनका विकास और जो परिवर्तन है उनके अंदर वो कैसे आ रहे हैं, है ना। परिवर्तन से यहाँ पे मतलब है जो संस्कृति है, जो सभ्यताएँ हैं वो कैसे बदल रही है हमारी, उसमें परिवर्तन हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, और जो विकास है वो तो हो ही रहा है, उसको देखना है कि वो किस तरीके से विकास को देख रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमें किस तरीके से विकास के बारे में बताया गया है, ग्रामीण समाज के बारे में। ठीक है, ग्रामीण यानी कि गांव के बारे में, विलेज। यहाँ पे बता रखा है कि भारत में जो गांव है वहाँ पे 67% लोग जो हैं, जनगणना के अनुसार जो 2001 में की गई थी, 67% लोग वहाँ पे कृषि करते हैं। ठीक है, और मतलब 67% कृषि करने से मतलब है यहाँ पे, यानी कि इतने लोग कृषि करते हैं, बाकी के कुछ और परसेंट लोग हैं जो कि कृषि करते नहीं है पर कृषि से जुड़े जरूर हैं। जैसे कि कृषि के लिए कुछ औजार बनाते हैं ना, जो हम यूज़ करते हैं कृषि में। औजार मतलब होते हैं जो, मुझे नहीं पता, मैंने कभी मतलब मैं एग्रीकल्चर नहीं मैंने पढ़ा नहीं है उसके बारे में, और ना ही मैं कभी गाँव में गया हूँ। मैंने वहाँ पे मतलब खेती वेती नहीं देखी कभी भी। दिल्ली में रहता हूँ, वहीं पे ही जो है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि भाई मेरा कोई गाँव नहीं है, एक्चुअली में मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ। तो ये इसीलिए रीज़न यही है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि गाँव में खेती से जुड़े हुए लोग 67% है, खेती करने वाले, और बाकी के जो आप 3% देखते हो वो इनडायरेक्टली खेती से जुड़े हुए हैं, यानी कि खेती करते नहीं है, वो खेती के लिए सामान बनाते हैं, राइट। तो ये हो गया 70%। आपका हम पढ़ते हैं ना कि भाई 70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए पढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ संस्कृति के लोग देखने को मिल रहे हैं, ये आपको पता ही है, इतने कुछ इसमें खास चीज़ नहीं है। यहाँ पे आता है गांव में, अगर आप जाति और वर्ग व्यवस्था के बारे में देखते हो तो किस तरीके से वहाँ पे आपको देखने को मिलता है वर्गों के बारे में। तो यहाँ पे बता रहा है कि 40 से 50% लोगों के पास भूमि नहीं है, यानी कि जो किसानी कर रहे हैं वो अपनी ज़मीन पे नहीं कर रहे, किराए पे लेके किसी से तब वहाँ पे खेती करते हैं। तो उसके लिए उनको किराए के लिए, मतलब किराए पे लिया है तो पैसा देना पड़ेगा उसके लिए जब खेती होती है। कभी कभी फसल ख़राब भी हो जाती है तो उसमें जो है उनको भरपाई करनी पड़ती है, किराए लेके, वो कर्ज़ लेके किसी से, किसी बैंक से या किसी साहूकार से। तो वो भी होता है। गांव में आप पुरुषों की महानता देखते हो कि वहाँ पे पुरुषों की ज़्यादा चलती है, महिलाओं को इतना अधिकार नहीं होता है। ठीक है, संपत्ति वपत्ति जो होती है वो पुरुषों के पास ही होती है, महिलाओं के पास नहीं होती है। एक ये भी है। गांव के बारे में स्ट्रक्चर बता रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं गांव को कि किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ सुधार के बारे में भी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि औपनिवेशिक काल में क्या सुधार किए गए हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा जरूर होगा कि भाई जब अंग्रेज़ लोग आए तो उन्होंने खेती पे, कृषि पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, और उससे ही उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने क्या किया, जमींदारों को रख लिया। उसमें से जितना परसेंट खेती वाले, मतलब जो मजदूर है जो कमाई करेंगे, मतलब कि 100 में से 60 70 80% जो है गवर्नमेंट को जाएगा, जो ब्रिटिश सरकार थी वो लेगी। बाकी का कुछ परसेंट बचता है उसके अंदर से, तो वो जमींदार के पास जाएगा। तो ये जो है, वहाँ पे तो कुछ काम हुआ नहीं खेती के लिए। अब बात करते हैं जब भारत आज़ाद हो गया। ठीक है, अंग्रेज लोग आए थे, उन्होंने शासन किया 150 साल तक, उसमें उन्होंने ये सब काम किए, गलत गलत काम। ठीक है, किसानों के साथ, मतलब पूरी किसान जो थी हमारी, जो एक कहते हैं ना फूड इन्फ्लेशन जो था हमारा, खाद्यान्न जो थी हमारी, पूरी ख़राब कर दी। उसके बाद हम आज़ाद हुए। उसके बाद देखते क्या हुआ। ये कह रहे हैं कि किस कृषि में बहुत सारे सुधार लाए गए। ठीक है, बहुत सारे कानून भूमि से संबंधित लाए गए। और सबसे पहले क्या काम किया गया कि जो जमींदारी प्रथा थी, जो व्यवस्था थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में बहुत बार। और जो पट्टेदारी वाली व्यवस्था थी ये भी ख़त्म की गई, इस पर नियंत्रण रखा गया। भूमि हदबंदी के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा कि भाई एक, मतलब किसान को भूमि के लिए एक हदबंद कर दिया गया कि इतनी भूमि इतने व्यक्ति, मतलब इतने व्यक्ति के पास इतनी भूमि होनी चाहिए। यानी कि जैसे एक किसान है तो उसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ इस तरीके से ज़मीन सबको दी जाएगी। इससे क्या होगा हदबंदी से, कि सबके पास ज़मीन आएगी। जो गरीब किसान है, जिनके पास ज़मीन नहीं थी पहले खुद की, उसके पास भी हो जाएगी, और जिसके पास पहले से ही थी, कम थी लेकिन, उसको हमें पूरी मतलब एक प्रॉपर जगह दी जाएगी ताकि उसको खेती करने की जगह मिल जाए और वो खेती कर सके। क्योंकि हमारे भारत में सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी खाद्यान्न की थी। हमारे पास खाना उपलब्ध नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था हमारे पास, तो उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा।
तो ये जो थी कुछ सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियाँ थी, रणनीतियाँ थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा हमें जो है देखने को मिलता है कि भाई पंचवर्षीय योजना में आपने हरित क्रांति के बारे में पढ़ाई होगा, तो वो भी इसी की देन है। ठीक है। और गवर्नमेंट ने एक काम और किया कि ये सब तो किया ही किया, उसके साथ में किसानों से डायरेक्ट संपर्क कर लिया। मतलब कि जो भी खेती होगी, जो भी फसल उगाई जाएगी, वो डायरेक्ट किसान गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, और जो गवर्नमेंट होगी उसके लिए प्रॉपर प्राइस देगी उसको, जितना उसको मतलब उसकी क्वालिटी है अनाज की, या जो भी वो उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं और दाल उगा रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको जो है प्राइसिंग दी जाएगी। ठीक है। वो भी पहले से ही सेट कर दी जाती है, मतलब कि जब कटाई होती है ना, उससे पहले ही वो सेट होती है कि इतनी दी जाएगी आपको। ठीक है। उसके बाद ये तो मतलब एक होता है ना मैक्सिमम या मिनिमम प्राइस होता है, तो मिनिमम प्राइस तय कर देती है गवर्नमेंट कि इतनी प्राइस देनी है, इससे कम नहीं देंगे हम किसी को। तो जो है एक किसान को आइडिया हो जाता है कि भाई इतनी मेरी जो है वैल्यू है मेरे अनाज की, या मेरे गेहूँ की, मेरे चावल की। तो वो उस हिसाब से सतर्क रहता है चीज़ों के बारे में कि भाई अगर कोई साहूकार से ख़रीद रहा है, कोई व्यापारी ख़रीद रहा है, तो उसको वो अच्छे रेट देगा। ठीक है। ऐसे ही नहीं मतलब कि कम 5 रुपये किलो में और 10 रुपये किलो में बेच दिया। गवर्नमेंट ने बोल रखा है 15 रुपये किलो। एक साहूकार खरीदेगा तो बोलेगा 5 रुपये किलो में ख़रीद रहा हूँ, दे दे, तो मना कर देगा। फिर किसान, उसके पास पता होगा उसको कि भाई इस तरीके से यहाँ पे जो है मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, 50-15 रुपये, और 5 रुपये में तो बहुत फ़र्क है, 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो किलो के भाव में जो है उनको मतलब पता चल गया कि भाई प्राइसिंग भी सेट हो गई है, तो इतनी तो मिलनी है मेरे को। उसके बाद आप हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हो, जहाँ पे आपने देखा कि भाई संकर बीज जो थे, HYVs जो थे, उनका यूज़ हुआ, कीटनाशक लाए गए, खाद किसान के लिए जो है बहुत सारे निवेश किए गए गवर्नमेंट द्वारा, सब्सिडी दी गई, जिसके कारण कि जो किसान थे वो बीजों को खरीद पाएँ, और जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, खाद होती है, उसको खरीद पाएँ। ये बहुत सारे काम जो थे गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए। आप पहले से इनके बारे में परिचित हो। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी मतलब चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे कि भाई क्या क्या किया हुआ है गवर्नमेंट ने। पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो है उपकरण भी लाए गए, और उसको मतलब कुछ उपकरण के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। एक पहला है टिलर, उसके बाद दूसरा है ट्रैक्टर, थ्रेसर और हार्वेस्टर। ये बहुत सारे जो उपकरण यूज़ होते हैं ना, गैजेट्स यूज़ होते हैं खेती बाड़ी में, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उसके लिए मतलब अपने घर में बनाने की सोची कि भाई हम यहाँ पे बनाएंगे और लोगों को बेचेंगे, अपने किसानों को। इससे कि गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा और किसानों को भी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल मतलब जो भी सामान है अच्छे से हम उद्योग का यूज़ कर पाएंगे, जो भी हम बनाएंगे सही तरीके से उसको करेंगे हम, राइट। बाद में एक और चीज़ मिलती है आपको, ग्रामीण भारत जो, या फिर ग्रामीण समाज जो है, यानी कि गांव के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उनका जो परिवर्तन था उसके बारे में बता रहा है। ये बोल रहा है कि जो मज़दूरी थी, जो मज़दूरी की जो दरें थी, यानी कि सैलरी कह सकते हो आप, जो दिन भर में जो किसान काम करता है या फिर एक मज़दूर काम करता है, उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। एक निश्चित सैलरी तय कर दी गई कि इतनी तो मिलनी है, यानी कि अगर वो पूरे दिन भर काम करेगा 200 रुपये उनको मिलने हैं, उससे कम नहीं मिलेगा। बाकी वो अपनी जो है नेगोशिएशन कर सकता है, बाकी और भी चीज़ें वो अपने हिसाब से रखेगा। इतनी तो मिलनी होगी। ठीक है। ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। उसके बाद सॉरी, ये बैकग्राउंड नॉइज़ का, दिवाली का समय चलता है तो ऐसे ही होता रहता है। भुगतान में सामान यानी कि अनाज के स्थान पर नगद भुगतान। पहले आपने सुना होगा हमारे पास मुद्राएं नहीं थी, तो दिक्कतें आ रही थी कि भाई अगर किसी के पास अनाज है तो मुझे, जैसे कि मेरे पास अनाज है तो मुझे बदले में जूते चाहिए, ठीक है, या फिर कपड़े चाहिए पहनने के लिए, तो मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ये चीज़ें हैं, है ना। अगर उसके पास, क्या पता मैंने ढूंढ लिया उसको, पहला वाला व्यक्ति को ढूंढना मैंने, वो कह रहा है कि नहीं मेरे को तो चावल चाहिए, ठीक है, मेरे पास तो अनाज है, उसको चावल चाहिए, उसके पास अनाज पहले से ही भरा हुआ है, मतलब टनों में उसके पास रखा हुआ है पहले से ही, तो वो क्यों खरीदेगा मेरे से। इसमें क्या था, बहुत लंबा प्रोसेस होता था और ख़रीदने में मतलब कि अदला बदली करने में बहुत दिक्कत आती थी। बाद में करेंसी आई तो उससे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तीसरा कह रहा है कि पारंपरिक बंधनों में शीतलता आई और भूस्वामी और किसान, कृषि मजदूर के मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी होने। जो भूस्वामी होते थे, यानी कि जो पैसे वाले लोग होते थे, या जो भूमि के स्वामी यानी कि जो मालिक होते हैं, उनको बोलते हैं किसान, जो किसानी करता है, मजदूर जो मजदूरी करता है। उस मजदूर से मतलब है ये भी किसान ही कर सकता है,
लेकिन ये किसान कैसे करेगा, मजदूरी कैसे करेगा, किसी और के मतलब खेत पे जाके काम करेगा, उसके लिए उसको दिन का जो भी मजदूरी होती है वो मिलेगी। तो इस तरीके से जो है इनके बीच में बदलाव देखने को मिला कि भाई अलग अलग हमने बांट दिए हैं लोगों को, और इनके अलग अलग काम है, इनकी सैलरी अलग अलग तय की कर दी गई है। उसके अलावा मुफ्त दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय हुआ। मुफ्त मुफ्त कह रहा है, यानी कि फ्री। हम कोई भी कह सकते हैं कि होती है ना, एक संघ होते हैं, बना सकते हैं कि भाई जैसे मजदूर संघ होती है, आपने एम्प्लॉय में देखा होगा कि भाई कोई जैसे हम युवाओं के देखते हैं संघ बना लेते हैं एक, अगर कोई उनके विरोध में कोई काम हो रहा है तो वो उसके लिए प्रदर्शन करते हैं, उसको रुकवाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से मजदूर संघ भी है। इस ये तरीका जो है काम कर दिया गया, मतलब कि कानून बना दिया गया इन बातों के ऊपर, जिससे कि मजदूरों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। अगले चैप्टर में मतलब अगला टॉपिक आता है हमारा मजदूरों का संचार। संचार से मतलब है कि जाना आना, ठीक है, यानी कि सर्कुलेशन के बारे में बता रहा है कि जब हम गांव से शहरों की तरफ आते हैं काम करने के लिए, जैसे खेती कर रहा है कोई, तो भाई बीज बो दिया उसने, उसने मतलब अपना पूरा काम कर लिया, अब वो वेट करेगा, तो उस वेट के दौरान वो क्या काम करेगा, वो गांव में आके मजदूरी कर सकता है। तो इसलिए दिल्ली बेंगलोर शहर में आते हैं काम ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये भी जो है बाद में कॉमन कर दिया गया कि ये कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज के बारे में। भूमंडलीकरण को आपको पता होगा, इसको एक और शब्द है इसके लिए, वैश्वीकरण यूज़ करते हैं। उसके अलावा इंग्लिश में इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। उदारीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे गांव में ये कैसे काम करता है इसके बारे में बता रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि जो गांव के लोग हैं कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में और किसी भी देश में जा सकते हैं, ठीक है। उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, इजीली वो ट्रैवल कर सकते हैं और अपना सामान जो भी वो अनाज उगा रहे हैं उसको बाहर देशों में बेच सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट को बेचें, गवर्नमेंट अपने आप जो है उसको बेचेगी अपने हिसाब से। उदारीकरण में क्या होता है, जो गवर्नमेंट की कंपनियाँ होती हैं वो प्राइवेट हो जाती हैं, मतलब कि मतलब पूरा परसेंट पहले तो गवर्नमेंट थी वो 100%, अब गवर्नमेंट ने उसको 51% सेल कर दिया किसी प्राइवेट कंपनी को। अब वो पूरा जो काम करेगी उस पर प्राइवेट कंपनी करेगी, ठीक है। बाकी का जो लाभ आएगा उससे वो सबको मिलेगा, गवर्नमेंट कंपनी को भी और प्राइवेट को भी, ठीक है। गवर्नमेंट भी उससे लाभ उठाएगी और प्राइवेट भी उठाएगी। जैसे कि हम एन की बात करते हैं, तो एन क्या होते हैं, संस्था होती है, ये प्राइवेट भी होती है गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट के द्वारा भी सहयोग मिलता है, प्राइवेट कंपनियाँ तो करती है। कंपनियाँ नहीं होती बेसिकली, एन में क्या होता है कि बहुत अमीर लोग होते हैं, वो अपना डोनेशन देते हैं, उससे ही उनका जो है पूरा काम चलता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर आज का। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।